very active, very decent lady, Miss Farzana Akif. Please, ma'am, welcome her. You have shared this very unique moments with the youth of Pakistan, rather with the future of Pakistan. For the honor of Urdu language, वहाँ से यूथ से उस्ताद तक का सफ़र यकीन जानिए कि पलक की एक झपक में जैसे गुजर गया। बहुत कुछ हासिल करने के बाद, बहुत कुछ कर लेने के बाद, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करने के बाद आज भी कहीं ना कहीं ये नदामत दिल में महसूस हो रही है कि बहुत कुछ और भी किया जा सकता था, क्योंकि जवानी और यूथ में बेटा बहुत ताकत होती है। और मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में आज अपने आप को समझती हूँ कि ज़माना तालिब इल्मी से और इस उम्र तक मुझे यूथ के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का हमेशा कुदरत ने मौका दिया और बड़ा करीबी मौका दिया। और बहुत ही अर्ली एज में एसएम ज़फ़र साहब के साथ, हिना जलानी के साथ ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। मेरी गालबन उम्र 17-18 बरस से ज़्यादा नहीं थी, जबकि जुनेजो साहब उस वक्त होते थे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उनके साथ मेरी स्पीचेस रखी जाती थी। हमने बड़ा काम किया, लेकिन स्टिल दिल में एक रिग्रेट रहा कि अभी बहुत कुछ करना चाहिए था। बहुत छोटी एज में, आप लोगों की एज में ही, मुझे बहुत अर्ली एज पे जब कभी केबल का, डिश का कोई आइडिया नहीं था, पीटीवी एक चैनल होता था पाकिस्तान का, और प्राइम टाइम 8:30 बजे जब कोई शो लगता था तो वो बंदा रातों रात एक सेलिब्रिटी बन जाता था। तो किस्मत ने वहाँ भी साथ दिया मेरा। आप लोग तो शायद तब पैदा नहीं हुए होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट 87-88 के एरा की, जब केबल वगैरह और डिश नहीं थे। तो मुझे पीटीवी के एक बहुत बड़े शो जिसका नाम दरख्शां था और गालबन खुशबख्त शुजात साहिबा और मताब राशदी उसे कराची से किया करती थी, और एक 16-17 साल की बच्ची को, क्योंकि डिबेटर बहुत अच्छी थी, तो मुझे उन्होंने उस प्रोग्राम का एंकर बना दिया। और आप जैसे आज सिलेक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे इमर्जिंग और टैलेंटेड यूथ को इंटरव्यू करने का मौका मिला, और फिर सारे एंकर्स को पीछे छोड़ के पीटीवी अवार्ड भी हासिल किए। आज वो सारी यूथ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान हॉकी के बड़े बड़े नाम हैं, सियासत के बड़े बड़े नाम हैं, वो आप जैसे ही लोग थे जो सफ़र करते हुए आज हम उनको एक मंजिल पे खड़ा देख रहे हैं। और जब मैं उनका इंटरव्यू किया करती थी तो वो गालिबन आप ही की एज में थे और अपनी आइडेंटिटी कहीं ढूंढ रहे थे। मैं ये बात आपसे आज इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे आज जब इन्होंने दावत दी, मेरी 2-4 मसरूफियत थी, आज मेरी चैम्बर में भी अकाउंटेबल्स है, लेकिन जब उन्होंने कहा यूथ की बात है और आपने विमेन राइट्स के लिए आप काम करती हैं, तो आप आके यूथ से विमेन्स राइट के ऊपर, विमेन प्लाइट के ऊपर थोड़ी सी बात करें। तो मैंने कहा ज़रूर, मैं 1-2 चीज़ों को कैंसिल करके यहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि बड़े दिनों से मैं एक शायरा हूँ। हाल ही में मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा तकरीबन बन गया है, अगले एडिशन में आएगा, जिसकी हाईएस्ट इंग्लिश पोइट्री बुक्स इन शॉर्ट टाइम। मैं औरत के लिए, उसके दर्द के लिए बहुत लिखती हूँ, और पिछले दिनों बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। आपको पता होगा कि मैं किस तरफ मेरा इशारा है। मैं अपना ये पुराना जो छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त की यूथ में और आज की यूथ में कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता। उस एरा में और इस एरा में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। फ़र्क थोड़ा सा नज़र आता है ज़हनियत का, और वो इतना बड़ा फ़र्क है कि वो हर फ़र्क को खा जाने पर हावी हो गया है। वो फ़र्क आज हमारी डायरेक्शन को, हमारी ज़िंदगी को एक नई तरफ लेकर जा रहा है, और उस एक छोटे से फ़र्क को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हम उस दौर में जब एक तकरीर किया करते थे ना, बड़े जोश में आके ट्रॉफी लेनी है, तो हिस्ट्री की 2-4 मिसालें हम ज़रूर हर तकरीर में ठोक दिया करते थे। एक हम ये कहा करते थे कि राजा दहर के जुल्म सितम पर जब सिंध के अंदर, कुछ जेल के अंदर ख़वातीन ने पुकारा कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ है, उसको कोई पैगाम दो कि हमें ताहिर के जुल्म से रिहाई दे। तो ये एक मौजिब था कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया तो उन्होंने कहा ये मौजिब था कि मैं उन ख़वातीन को रिहाई दिलवाने आया हूँ जो राजा दहर के जुल्म सितम का शिकार है। हिस्ट्री की ये प्रूवन ये फैक्ट है। दूसरा वाकया जो हम बड़ा तकरीर में मेंशन करते थे, आज दोबारा मैं करती हूँ, कि हम ये कहा करते थे कि हज़रत
उम्र खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जब वो रात को अपनी खिलाफत में भेस बदल के सड़कों पे फिरा करते थे, तो उन्होंने मिडनाइट आधी रात को एक खातून को तन्हा सफ़र करते देखा और उन्होंने उसके पास जाके कहा कि आप रात के इस अंधेरे में सफ़र कर रही हैं, आपकी इज्जत और हुर्मत खतरे में पड़ सकती है। और उस खातून ने हज़रत उमर को ना पहचानते हुए कहा कि क्या उम्र खिताब की रहलत हो गई, वो दुनिया से चले गए? तो आपने कहा कि नहीं, वो तो अभी जिंदा हैं। तो उसने कहा जब तक उमर जिंदा है मेरा कोई बालों पर नहीं हिला सकता। कॉन्फिडेंस का ये आलम था। आज से 25 साल कबल तकरीबन जब हम स्कूल कॉलेज में थे, जब हम जाते थे तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए, बाजार जाते हुए, ईद के मेलों पे जाते हुए, औबाश तो तभी भी थे, बदमाश अनासिर तो माशरे में हर दौर में हुआ करते हैं, बुराई तो हर दौर में माशरों में रहती है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये यकीन ज़रूर था कि अगर किसी ने हमें आवाज़ कसी या छेड़ा या बदतमीज़ी की और हमने शोर मचा दिया, शोर और गौगा किया, तो 2-4 आदमी हमारे भाई बन के आगे बढ़ जाएंगे और उस लड़के को लिटा लेंगे और जूतियों से मारेंगे। ये कॉन्फिडेंस था और ये हम अपनी आंखों से देखा भी करते थे। लेकिन आज की औरत, आज अनफॉर्चुनेटली इस कौम ने हमारा वो कॉन्फिडेंस भी वापस ले लिया। आज जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ, पूरी कौम सदमे में है, पूरी कौम के सर झुके हुए हैं। इस्लामाबाद की नूर के कत्ल के ज़ख्म भी अभी हम पर भर नहीं पाए थे कि एक वीडियो वायरल हो जाती है कि चिंची रिक्शा पर एक शरीफ फैमिली जा रही है और एक अबाश ऊपर चढ़ के एक बच्ची का से बेहुरमती की कोशिश करता है। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी मजेदार डिबेट चल रही है, कमाल डिबेट। आधे आदमी, नॉट औरतें, 50% आदमी ये कह रहे हैं कि उस लड़की, आयशा था गालिबन उनका नाम, उसे मीनार पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। आधे लोग कह रहे हैं कि नूर नामी लड़की के वालिदैन की यूरोपियन नजरिए पे तरबियत नहीं होनी चाहिए। बजाय हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आयशा को मीनार पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, नूर के वालिदैन को पर्दे और बुरके में इस्लामी रवायात के मुताबिक जिसका हम एहतराम करते हैं उसकी तरबियत करनी चाहिए। फिर आप इस चीज़ का जवाब दे दीजिए कि जो रिक्शे में शायद हॉस्पिटल या ट्यूशन सेंटर जा रही होगी, एक माँ अपनी 2 बेटियों को लेके सर पे दुपट्टा पहन के, उनके पास गाड़ी नहीं थी, शायद उनके भाइयों के पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, कितनी मुश्किल से शायद उन्हें ट्यूशन पे या स्कूल जाने या कहीं जाने की इजाज़त मिली होगी। आपने वो हरकत करके वो इजाज़त भी उनसे छीन ली। उसको नहीं निकलना चाहिए था रिक्शे में। दरियाए सिंध की डॉल्फिन्स को दरियाए सिंध में आना ही नहीं चाहिए था कि इंसान ने उसकी बेहुरमती कर करके, उसका रेप करके उसको मार दिया। हम सबको मरना भी नहीं चाहिए हो बेटियों, हमें मरना भी नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान में भी हमारी लाशों को निकाल के हमारी बेहुरमती की जा रही है, हमें वहां भी नहीं जाना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना। ये ना होता तो ये ना करते, यूं ना करते तो यूं ना करते, बस कर दीजिए। जब एक माशरा अपनी मौत मर जाता है ना, जब ज़मीर मर जाते हैं, जब लाशों से ताफुन निकलता है तो उस पर कफूर छिड़का जाता है। ये यूं ना करती, ये घर बैठ जाती, ये आप अपने मुर्दा जिस्म और अपनी गंदी सोच को कवर देने के लिए आप उस पर कफूर मर रहे हैं। दुनिया का कोई माशरा बेटा, दुनिया का कोई माशरा, कोई सोसाइटी, मैं आप लोगों को इसलिए ये कह रही हूँ, आप यहाँ पर 150 बच्चे नहीं हैं, आप एक एक कम्युनिटी को लीड करने आए हैं, आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 100-200, 200, 500 बच्चे होंगे, उनको जाकर आप खिताब करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, जो भी आप मुझे ये समझने, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अपनी सोच को जंगलूद ना होने दीजिएगा प्लीज। दुनिया का कोई कंट्री, मैं तमाम दुनिया में बाहर के ममालिक में पढ़ी हूँ, रही हूँ, दुनिया का कोई माशरा, चाहे वो दुबई है, चाहे वो इस्लामी माशरा है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो अवारा तरीन माशरा इन लोगों की टर्म में यूरोप है, भटके हुए लोगों का माशरा है, चाहे वो मुस्लिम लोगों का माशरा है, दुनिया का हर माशरा एक एक सोसाइटी को तश्कील देता है। उसमें अदब होता है, कल्चर होता है, आर्ट होती है, थिएटर होता है, फिल्में बनती हैं, शेक्सपियरियन थिएटर्स बनते हैं, हमारी तरह हमरा की तरह पंजाबी थिएटर्स बनते हैं, पंजाबी फिल्में बनती हैं,
वहाँ सेक्स वर्कर्स होते हैं, वहाँ बाजार होते हैं, वहाँ लाइसेंस याफ्ता रेड एरियाज होते हैं, वहाँ पर स्ट्रीट डांसर्स होते हैं, वहाँ स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं। पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर एक आर्टिस्ट, आयशा जैसी लड़की जो टिकटॉकर थी, वो उनका प्रोफेशन था, उसको अपने घर में बैठी हुई माँ बहन बेटी के साथ कंपैरिजन मत करिए। अगर एक लड़की फिल्मों में काम करती है, अगर वो उस किन हालात के तहत वो रेड लाइट एरिया में चली गई, आपको नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ होगा। अगर एक थर्ड जेंडर, जिसको हम यूनिक्स कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, वो अपनी मर्जी से हिजड़ा नहीं बना। प्लीज जज करना बंद कर दीजिए। और जिन प्रोफेशंस में आर्टिस्ट लोग आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, वो सलवार कमीज पहन के आई थी, वो 14 अगस्त पे आजादी का नगमा गाने आई थी, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने आई थी। आप उनको अपने घर की बेटियों के साथ कंपैरिजन ना करें, क्योंकि ये सोसाइटी मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स के साथ बनती है। आर्टिस्ट ने अपना आर्ट दिखाना है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप अपने भाई की शादी पे किसी नाचने वाली को बुलाएं और आप सब उस पर धावा बोल दें, क्योंकि आप फिर तू तो नाचती है, तो मेरा तो हक बन गया तेरे ऊपर हमला करना। आपका हक वहां खत्म हो जाता है जहां आपकी नाक खत्म होती है। आप इतने बड़े मजहब की मिरास में है, इतने बड़े मजहब की मिरास में है कि आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप जिस नबी की उम्मत है, जो हरकत आपने की, जो भेड़ियों का जैसा सलूक आपने उस बच्ची के साथ मीनारे पाकिस्तान में किया। पाकिस्तान की मर्द पॉपुलेशन में 50% लोग आप जैसे गैरतमंद हैं जो घरों से निकले हैं पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। 50% आदमी सोशल मीडिया पे बहस कर रहे हैं उस बच्ची और नूर के लिए और बहुत सारी बच्चियों के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो 50% है जो कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन है? जो इस गलाजत को राइट प्रूफ करना चाहते हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि हर चीज का हल ये है कि बेटियों को शटल कॉक बुर्का पहना के घर में बिठा दिया जाए, यूनिवर्सिटी में भेजोगे वहां हमला हो जाए, दीनी क्लास में भेजोगे वहां भी आदमी है, वो भी यही है ना, मौलवी थे ना वहां, कई दाढ़ी वाले, अपेरेंटली नॉट ओरिजिनल, सो कॉल्ड हमले में बहुत सारे दाढ़ी वाले भी शामिल थे। उन्हें मदरसों में ना भेजिए, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को घर बिठा लीजिए। याद रखिए कि बहनों के साथ तो ये कर लेंगे, जब कल बाप बनेंगे ना तो अपनी बेटियों से नहीं करवाएंगे। अपनी बेटियों के लिए आपका दिल होगा कि वो पढ़ें, बहनों को घर बिठा लो, माँ को घर बिठा लो, और जब अपनी औलाद पैदा करोगे तो आज वो जो 50% आदमी सोशल मीडिया पे उस लड़की की प्राइवेट वीडियो डाल रहे, देखो वो तो थी ही गंदी, तो वो जो चिंची में जा रही थी उसकी वीडियोस कहाँ से लाओगे? और जिनकी लाशों को कब्रिस्तान से निकालते हो, कसूर में छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को जो रेप करते हो, प्लीज बच्चियां ना पैदा करना, ये भी लिखो सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ी कंपेन ये चलाओ, ये ना चलाओ कि घरों से ना निकालो, कंपेन ये चलाओ कि बेटियां पैदा बंद कर दो, पैदा होते मार दो, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आके उन्होंने जिस तरीके लिए बेटियों को मार ही क्यों नहीं देते? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हर चीज का ये हल नहीं होता कि ना निकलो, क्यों गई? हम इंसान हैं, आप जैसे इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें इक्वल हकूक दे के पैदा किया है आपके साथ, इवन थर्ड जेंडर को भी इक्वल हकूक दे के पैदा किया है, वो उसकी मखलूक है। आप कोई नहीं होते ये फैसला करने वाले, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलें, एक खूबसूरत सी बात है, नोट करिए, अगर आपको इख्तलाफ हो तो मुझसे सवाल करिए कि जिन्स, सेक्स, ये कुदरत के जो अफ़ाल हैं, ये औरत और मर्द को इक्वली दिए गए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में या दुनिया की हिस्ट्री में एक मिसाल मुझे दे दें कि औरतों के ग्रुप ने आदमियों को पर हम किसी आदमी पे हमला कर दिया है? इसका जवाब क्यों नहीं करती औरतें? जितना मर्जी सड़कों पे खड़े होकर बदतमीजियां करें, इशारे करें, क्यों नहीं वो प्रवोक होती? क्योंकि उनकी तरबियत की गई है, उनको ये बताया गया है कि ये अखलाकियात के जुमरे से बाहर है। बेटियों, कोई बेटी पाकिस्तान की खड़ी होकर सड़क पे लड़के को रोक के मोटरसाइकिल उसको ना बुलाएगी, ना इशारों के नाल करेगी, क्योंकि तरबियत है। तो आप लोगों की तरबियत ही नहीं हुई। एक औरत ने खड़े होकर गाना क्या गा दिया, आप कपड़ों से बाहर हो गए। आप ये कहना बंद कर दीजिए कि औरत ये ना करे। आज से प्लीज ये मैसेज दीजिए कि आप
आदमी को ये मैसेज दीजिए कि अपनी हवस को कंट्रोल कर, अपनी जज्बातियत को कंट्रोल कर, वरना तेरे साथ गवर्नमेंट लेवल पे भी ये होना चाहिए, गवर्नमेंट की मशीनरीज में होना चाहिए कि इतनी करार बाकी सजाएं दें और हर इंसान को खुली फिजा में बेटा जियो और जीने दो। अपनी कम्युनिटी की बहनों की, अपनी यूनिवर्सिटी की बहनों की, अपने इलाके की औरतों की तहरीम का सबक फैलाइए। कोई एक आपके ग्रुप में कोई एक अगर बदतमीजी करता पाया जाए तो बिलीव यू मी कि जो पुराने वक्तों में होता था, पकड़ लीजिए सारे जूते हाथ में और उसकी इतनी ठुकाई कीजिए कि वो अपना ये जो फख्र बताता है, जो वो अपना फख्र से ये बात करता है कि मैं आज लड़की को छेड़ के आया, वो ये फख्र करना भूल जाए। तो आई होप कि आज मेरी ये छोटी छोटी गुजारिशात ने शायद आप पर कोई असर किया हो। शायद आप जिस काफिले के निगहबान बनकर यहाँ आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आए हैं, आप अपने अपने इलाकों में, अपने अपनी कम्युनिटी में इस पैगाम को स्प्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। आपके लिए इकबाल का एक शेर है, खूबसूरत सा आखिरी, कि जुर्रत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा, जुर्रत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा, हैं बहरे खुदी में अभी पोशीदा जजीरे, खुलते नहीं इस कुलज़मे खामोश के इसरार, जब तक तू इसे ज़र्बे कलीमी से न चीरे। जीते रहिए।